हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब सुब्रा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोग सैंपल पेपर 1 को देख चुके हैं और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते चलेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कंटेंट सैंपल पेपर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी मैं ऐसा ही क्लास लेक्चर्स या फिर एमसीक्यू अपलोड करूं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाके पहुंच जाए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। विजिबल लाइट रेंज व्हाट नैनोमीटर। तो आप लोगों का जो विजिबल लाइट होता है, जस्ट लाइट आप लोग विजिबल मतलब देख पाते हो, उसका कितना जो रेंज रहता है, लेस देन 320 नैनोमीटर। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ऑप्शन, चार ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इजंट इट? लेस देन 320, 380 से 760, 250 से 700, एज वेल एज आप लोगों को दिया गया है ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर। ऑप्शंस चार आप लोगों को मिल चुके हैं। क्या आप लोगों को लगता है कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा? विजिबल लाइट, कितने लाइट रेंज आप लोग अच्छे से देख सकते हो? तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। क्या है? आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इसका एक पार्ट जो है विजिबल लाइट। ओके, जो विजिबल लाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट, जो हमारे ह्यूमन आई जो है कैच कर सकता है। ओके, तो इसके वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इफ विल सी ऑप्शन नंबर बी को, अगर हम लोग देखेंगे 380 से 760 नैनोमीटर को, ये जनरली होता है अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ रेंज हमारे विजिबल लाइट का। ठीक है, तो ये रिमार्केबल स्पेक्ट्रम जो है, इसी के लिए हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। कौन से कलर्स? जो भी आप लोगों ने सुना है ना, यस सर नो, मुझे बताइएगा, ये चीज आप लोगों ने देखा है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स वी हैव आवर VIBGYOR, Vigor. V for violet, E for indigo, V for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो कुछ इस तरह से क्या होता है आप लोगों का विजिबल रेंज जो है रहता है, इजंट इट? तो आप लोग रेनबो, कितना अच्छा सा कलर है, आप लोग देख सकते हो। तो रेनबो को अगर आप लोग देखोगे, आप लोग डिफरेंट कलर को कैसे देख पाते हो? विजिबल लाइट के थ्रू। तो ये जो विजिबल लाइट है, ये जो इतने नैनोमीटर में 380 से लेके 760 नैनोमीटर में आप लोग का विजिबल लाइट रहता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन एम्ब्रेस द लाइट ऑफ योर रेनबो। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है, which of the following is ionizing radiation? रेडिएशन नाम सुना है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है ये? यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज और नॉन ऑफ दिस। आप लोगों के सामने यहीं पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, बताइए मुझे। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर में कौन सा चीज आता है? जो हाई फ्रिक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। तो जिसका सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रहता है, जिसका सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज योर एक्स रेज एंड गामा रेज। दैट इज योर एक्स रेज और गामा रेज। सो दैट्स व्हाई इफ वी विल सी आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर में क्या आ जाएगा?
एक्सरे अगर दिया होता वो सही होता, लेकिन हमको एक्सरे नहीं दिया है, हमको दिया है गामा रेज. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर बी गामा रेज. Which of the following is ionizing radiation? That is your, of course, gamma rays. Okay, everyone getting my point? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? आयोनाइजिंग में एक्सरे और गामा रे, अगर देखो ये वाले सवाल में आप लोगों को गामा रे दिया है, अगर और कोई ऐसा ऑप्शन होता जहाँ पे एक्सरे देता तो यू हैव टू चूज दैट एक्सरे, राइट? सो इसी क्वेश्चन को इधर छोड़ते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग को क्या पूछा है देख लो थोड़ा सा. Alkaline phosphatase is the important enzyme to detect function in. Alkaline phosphatase जो है ये सीरम एनालाइट है. व्हाट इज दैट? दैट इज योर सीरम एनालाइट, एक एंजाइम है. तो अगर ये आपके बॉडी में एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या पता चलेगा आप लोग को? कौन से डिसीज हुआ है, कौन से बॉडी पार्ट आप लोगों का अफेक्ट हुआ है, कैसे पता चलेगा? अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एलिवेट हुआ है, ये वाला एंजाइम जो है अगर इंक्रीज हो गया है आपके बॉडी में, तो किसका फंक्शन जो है गड़बड़ हो सकता है उसमें? चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा. कितने स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? लेट मी टेल यू वन थिंग. अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है इधर लीवर, हार्ट, बोन, लीवर एंड बोन दोनों चीजें दिया है. तो एलपी जो है ये सीरम एनालाइट जो है दैट इज प्रेजेंट इन योर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज. इफ यू विल सी, दैट इज प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट? That is present in various types of tissues, including, यहीं पे आता है क्वेश्चन, including कौन सा चीज? including your liver, okay, including your bones, and also जो ही ऑप्शन में नहीं दिया है that is your placenta, kidney also. अगर देखो ये चार चीजें मैंने यहाँ पे बताया है, कितने चीजें मैंने बताया है? लीवर, बोन, प्लेसेंटा एंड किडनी. देखो ये चार ऑप्शन में से आपके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन दिया है बताओ? लीवर, यस लीवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों ना होगा, लीवर हो जाएगा. बोन्स ये भी हो जाएगा. लेकिन गाइस इधर देख लो ऑप्शन नंबर डी में लीवर एंड बोन दोनों भी दिया है. समझ पा रहे हो? हर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता इधर. ठीक है, हर्ट तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट दैट हर्ट. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी ये है, लीवर भी होगा, बोन भी होगा. यानी अगर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग चूज करोगे ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी को चूज करोगे ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी तो गलत है ही, बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लीवर एंड बोन. दोनों चीजें, दोनों ऑर्गन्स के फंक्शन जो है डिपेंडेंट अपॉन दिस एंजाइम कॉल्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, हुआ क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज और एंटेरो टेस्ट इज यूजफुल फॉर. देखो ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिया गया है. एंटोमा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया, एकाइनोकोकस, आजुले, आजवेल, आज कलाजार. ठीक, आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं. तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोगों को लगाना होगा दिमाग, बिकॉज इधर आप लोगों को दिया है एंटेरो टेस्ट. क्या दिया गया है? एंटेरो टेस्ट. क्या आप लोगों को याद आ रहा है? एंटेरो टेस्ट इज समथिंग रिलेटेड टू एंटेरो. एंटेरो समथिंग कुछ ऑर्गन के साथ ये रिलेटेड है क्या एंटेरो? ओके, चलो अभी आंसर बताओ मुझे. एंटेरो समथिंग इट इज रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन, इजंट इट? यही होता है ना, इंटेस्टाइन अदर नेम है एंटेरो.
लेकिन यहीं पे अगर हम लोग एंटेरोटेस्ट के बारे में बात करेंगे, एंटेरोटेस्ट का अदर नाम होता है स्ट्रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? स्ट्रिंग टेस्ट। ये जनरली डिओडेनल पैरासाइट टेस्ट होता है। क्या मैंने बता दिया? इधर देख लो थोड़ा सा। एंटेरोटेस्ट और अदरवाइज कॉल्ड एज योर स्ट्रिंग टेस्ट इज द डिओडेनल पैरासाइट टेस्ट, is the duodenal parasite test. इसका मतलब है डिओडेनम कहाँ पे है? ऑब्वियसली इंटेस्टाइन पे। यानी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का नाम पूछा है डायरेक्टली। अगर मैं बताऊं तो क्या पूछा है? टेल मी, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इधर कौन सा है? डायरेक्टली यही तो सवाल पूछा है। इतना टेस्ट वेस्ट का क्या फायदा है ना। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का, इंटेस्टिनल पैरासाइट का नाम पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या ये एंटोमोबा हिस्टोलिटिका है? क्या ये जियार्डिया लैम्बलिया है? क्या ये एकाइनोकोकस है या फिर कालाजार? ऑब्वियसली कालाजार इज अ डिसीज, राइट? तो ये बिल्कुल होगा नहीं, बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय योर लिस्मानिया डोनोवानी। यही तो होता है ना। एकाइनोकोकस नहीं होगा, एंटोमोबा हिस्टोलिटिका भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी योर नन अदर देन जियार्डिया। इट इज बहुत एक सिंपल मेथड होता है जहाँ पे आप लोगों का डिओडेनल कंटेंट को या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड को सैंपल की तरह लिया जाता है। तो जिसमें आप लोगों को एक जिलेटिन कैप्सूल, जिसके अंदर में एक नाइलन स्ट्रिंग होता है, उसको देते हैं पेशेंट को। ठीक है, एक कैप्सूल है जिसके अंदर में ये कैप्सूल के अंदर में क्या होगा ना, एक नाइलन का स्ट्रिंग, नाइलन का स्ट्रिंग रहेगा। नाइलन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट NYLON। नाइलन का स्ट्रिंग रहेगा इस कैप्सूल के अंदर में, उसको पेशेंट को खाने के लिए दे दिया जाएगा। एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 4 आवर्स वो स्ट्रिंग को निकाल देंगे फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, तो उसके बाद उस वहीं पे जो भी पैरासाइट वगैरह एडहर हुए होंगे, अटैच हुए होंगे इन दैट स्ट्रिंग, तो इसको अगर आप लोग डाल देते हो ह्यूमन बॉडी के अंदर में एज अ कैप्सूल, द स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस। एंड उसके ऊपर ऐसे अगर डिओडेनल पैरासाइट रहेंगे तो इसके ऊपर आ जाएंगे, अटैच होके, एडहर होके। तो क्या हो जाएगा? देन वी कैन डिटेक्ट पर्टिकुलरली वैल्यूएबल हमारे सर्टेन पैरासाइट, जैसे कि इधर दिया है जियार्डिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नन अदर देन योर जियार्डिया। आई कैन से दैट, yes I can say that, no doubt about that. बट और एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, बताऊं? जियार्डिया लैम्बलिया के साथ साथ और दो ऑर्गेनिजम्स का भी नाम बता देती हूँ। जियार्डिया तो आप लोग का डायरिया कॉज करता ही है, हुआ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, एक प्रोटोजोअन पैरासाइट भी एसोसिएट होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम के साथ। दैट इज नन अदर देन योर क्रिप्टोस्पोरियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम, सॉरी, क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है ना, ये एक अनदर प्रोटोजोअन पैरासाइट है। ठीक है, पहला अगर हम लोग देखेंगे जियार्डिया को, दूसरा देखेंगे क्रिप्टोस्पोरिडिया को। दैट इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम के साथ अटैच है। एंड अनदर अगर ऑप्शन में कहीं पे भी आप लोगों को दिखा और एक नाम, दैट इज योर सिस्टोआइसोस्पोरा। देखो नाम डिफिकल्ट लगेंगे मुझे पता है, लेकिन एक बार जान लो, एक बार कान में आप लोगों का थोड़ा सा एंटर हुआ होगा ये वर्ड, ताकि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन दो, आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये तो नया लग रहा है, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, ये तो हमने नहीं सुना। ऐसा नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट ये वर्ड के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल दो। समझ रहे हो? सिस्टोआइसोस्पोरा, दैट इज अदरवाइज कॉल्ड एज आल्सो योर आइसोस्पोरा। ओके, ये कॉक्सिडियन पैरासाइट है। दिस इज ए कॉक्सिडियन टाइप ऑफ पैरासाइट। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, ये तो इससे सवाल पूछा है ऑन योर सिलेबस, दैट इज जियार्डिया। ऑफ कोर्स जियार्डिया पूछना चाहिए, लेकिन जियार्डिया के साथ साथ ये दो ऑर्गेनिजम्स का नाम भी अगर आप लोग याद रख लेते हो, देन बोनस है ये।
ये क्या है, बोनस है। अगर कहीं पे भी आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हो और वहीं पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन दिया है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं जानते हैं हम ये क्रिप्टो क्रिप्टो वगैरह। ठीक है, चलो अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज और हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल इज कैरिड ऑन। देखो, आपके बॉडी में लिपिड जो है डायरेक्टली इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू अनदर, so that's why it is attached with your, it is attached with your protein, so that compound is called as your lipoprotein। and आप लोग ये भी जानते हो कि लाइपोप्रोटीन जो है ये 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन सा? पहला काइलोमाइक्रॉन्स, पहला है काइलोमाइक्रॉन्स। सेकंड है कौन सा? दैट इज योर VLDL, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। थर्ड है LDL, LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंड फाइनली हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पे वी आर हैविंग आवर HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि सारे ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके बॉडी टिश्यू में उसको लेके लीवर में छोड़ देता है, ताकि लीवर में क्या हो जाए? डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। लीवर में क्या हो जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली इसीलिए एसडीएल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कर रहा है ना हमारे लिए, ऑब्वियसली उसको गुड ही बोलेंगे ना, नहीं तो क्या बोलेंगे। बट उसी टाइम पे आपके पास और एक भी कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके लीवर से लेके सारे टिश्यूज में छोड़ देता है, दैट इज योर LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। भाई खतरनाक है पूरा। क्यों खतरनाक है? इट्स बिकॉज बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर में नहीं छोड़ता, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेके सारे टिश्यूज में छोड़ देता है। भैया ले लो, ये है, ले लो। देता तो है कोलेस्ट्रॉल, बिहेव जैसे कर रहा है फ्री में 5 रुपए का खाना दे रहा है, ठीक है, इसीलिए वो सारे टिश्यूज को दे रहा है फ्री में। व्हाट? दैट हार्मफुल। फ्री की चीजें क्या होती हैं? हमेशा हार्मफुल ही होती है। सो लाइक वाइज LDL भी जो फ्री में आपको कोलेस्ट्रॉल दे रहा है सारे टिश्यूज को, दैट इज योर हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है? यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दैट इज योर नन अदर देन LDL। यस, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following organisms is an anaerobic bacterium? देखो क्या पूछ लिया है, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये दोनों वर्ड का मतलब जो है बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, isn't it? या फिर बताऊं मैं? आई डोंट थिंक बताना होगा, लेकिन अगर चाहते हो आप लोग भी बता दो। एरोबिक मतलब the organism will require oxygen for their growth, whereas anaerobic का मतलब होता है the organism doesn't require oxygen for their growth। इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए for their growth। so so anaerobic बैक्टीरियम इसके अंदर में कौन सा है? एनारोबिक बैक्टीरियम इसके अंदर में कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम, हीमोफिलस, इकोलाई, अर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका। देखो, आप लोग और एक चीज जानते हो ना, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? एनीवन हु कैन टेल मी, एनीवन हु कैन टेल मी? Clostridium is a gram positive bacteria. Okay, E. coli gram negative bacteria, Haemophilus gram negative bacteria and Yersinia भी gram negative bacteria ही है। देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आप लोग को इतना क्लैरिटी होना चाहिए, एटलीस्ट आप लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम देख रहे हो ना, आप लोग देखते ही बता दो हाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए एटलीस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में, बिकॉज दैट इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट।
ठीक है, आप लोग इतनी सारे डिफिकल्ट चीजें पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सिंपल सी चीज है बस, कितने ऑर्गेनिजम्स ग्राम पॉजिटिव है, कितने ऑर्गेनिजम्स ग्राम नेगेटिव है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो हम लोगों ने क्या देखा, ये चार आप लोगों को ऑप्शन में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्लोस्ट्रिडियम को छोड़ के बाकी सारे ग्राम नेगेटिव है। तो अभी क्या किया जाए, क्लोस्ट्रिडियम आपके बॉडी में क्या कॉज करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टीटानी कॉज करता है टीटनस, बॉटुलिनम बॉटुलिज्म कॉज करता है यानी कि फूड पॉइजनिंग, ये कॉज कर सकता है। हीमोफिलस आपके डायरिया कॉज करता है, इकोलाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं, और अर्सीनिया जो है ये आपका डायरिया कॉज करता है, एक्यूट डायरिया आप लोग बोल सकते हो। हीमोफिलस भी बहुत सारे सिम्टम्स वाला चीज कर सकता है, डायरिया नहीं, ठीक है। अगर मैंने बता दिया है डायरिया तो हिमोफिलस डायरिया नहीं, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस वर्ड को, इस ऑर्गेनिज्म को जानते होंगे, दैट इज और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, एक एनारोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मतलब पूरा पूरा एनारोबिक नहीं है। और ये जो है एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है हीमोफिलस, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इफ विल सी, दिस इज एनकैप्सुलेटेड यानी कि इसके पास कैप्सूल्स होते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास क्या है, एनारोबिक बैक्टीरियम पूछा है, दैट इज क्लोस्ट्रिडियम, जो कि एनारोबिक मीडिया में हम लोग इससे कल्चर करते हैं, जिसका नाम है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ और कुक्ड मीट ब्रोथ। ऐसा होता है ना, ये दोनों चीजें नहीं, एक ही चीज है, नाम ही सॉर्ट डिफर है। ये एक लिक्विड मीडिया है जहां पे आप लोगों का एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। ओके, एवरीवन क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। ए सीमेन स्पेसिमेन कंटेन सुगर सोर्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ एनर्जी इज। अगर सीमेन स्पेसिमेन है, उसके पास एनर्जी, स्पर्मेटोजोआ के एनर्जी के लिए क्या है, ये एक शुगर सोर्स का कंटेन कर रहा है, दैट इज ऑर्मेनोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये चार के चार आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप लोग इसे बायोकेमिस्ट्री में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट द थिंग इज बट द थिंग इज कौन सा शुगर सोर्स होता है एनर्जी स्पर्मेटोजोआ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सैंपल पेपर में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, एंड दैट इज और नन अदर देन सुक्रोज। ठीक है, सो व्हाट विल बी योर आंसर, सुक्रोज। नेक्स्ट थिंग इज, आप लोग अगर ऐसे ही मेरे पास पढ़ना चाहते हो, मेरे पास जो एप्लीकेशन है दैट इज सुभ्रास बायोलॉजी, आप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पे दो बैचेस है, फाउंडेशन बैच, माइक्रोलैब बैच। आप लोग अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो, वहीं पे आप लोगों को चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस हमारे एमएलटी सिलेबस चैप्टर वाइज, एज वेल एज हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी देख रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और हर एक संडे में एग्जामिनेशन होता है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, आप लोग एग्जामिनेशन देके अपना रैंक जो है देख सकते हो, प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दैट इज प्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल विल बी डिक्रीज, बट प्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब होता है, डाईसाइटोपेनिया, गवर्नमेंट बॉडी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या पैनसाइटोपेनिया। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जहां पे आप लोगों का अप्लास्टिक एनीमिया है, जहां पे आप लोगों का अप्लास्टिक एनीमिया है। गवर्नमेंट वर्ड ऐसा कुछ दुनिया में वर्ड है नहीं, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स का है, लेकिन हमारे एमएलटी में नहीं है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाएंगे। पैनसाइटोपेनिया का मतलब होता है जितने सारे ब्लड सेल्स हैं, चाहे आरबीसी, चाहे डब्ल्यूबीसी, चाहे प्लेटलेट, ऑल विल बी डिक्रीज्ड। और बाईसाइटो नहीं, ये डाई लिखा है, बाईसाइटो अगर होता है इसका मतलब कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये दोनों कोई भी दो ब्लड सेल्स जो है रिडक्ट हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सो प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है ना, सारी चीजें आप लोगों के बॉडी में, सारे ब्लड सेल्स विल बी डिक्रीज्ड, सारे blood cells will be decreased in your pancytopenia. So
This is a characteristic feature of your aplastic anemia. This is a characteristic feature of aplastic anemia. Everyone getting my point? Okay. ठीक है, फिर अभी तो फिर मेरे को अभी ड्यूटी जाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।